हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यूटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12 नवंबर 2013 को जो आपका एग्जाम हुआ था। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम क्वेश्चनों को कैसे हलवा बनाते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 100 संतरे रुपए 400 में खरीदे गए। मतलब कि 100 संतरों को 400 रुपए में कोई आदमी होगा खरीद लिया होगा। फिर क्या कह रहा था उसे 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। आपको बताना ये है कि प्रतिशत लाभ है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप मुझे बताओ। जैसे क्या कह रहा है कि 100 संतरे हैं भाई साहब के पास। 100 संतरे क्या कह रहे हैं कि उसने 400 रुपए में खरीदे। 400 रुपए में खरीदे। 100 संतरों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 400 रुपए है। अब क्या कह रहा है कि 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसने बेच दिए। मतलब कि 12 संतरे, एक दर्जन में कितने संतरे होते? 12 संतरे होते। 12 संतरे उसने कितने में बेच दिए? 60 रुपए में बेच दिए। अब आपको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आप मुझे बताओ। प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा ना। जैसे मैं कहूँ 100 संतरे 400 में बेचे। 100 संतरे जैसे आपने 400 रुपये में खरीदे और 100 संतरे को 500 रुपये में बेच दिए। जब आपकी क्वांटिटी सेम हो जाती है ना, तभी तो आप प्रॉफिट परसेंट बता पाओगे। कोई वस्तु है, जैसे एक वस्तु है, जैसे एक वस्तु को मैंने 10 रुपये में खरीदा, उसी वस्तु को मैंने 20 रुपये में बेच दिया, तभी तो आप प्रॉफिट परसेंट बता सकते हो। जैसे मैं कहूँ दो वस्तुओं को मैंने 15 में खरीदा और 2 वस्तुओं को मैंने 30 रुपये में बेच दिया। क्या अगर मैं कहूँ आपसे 3 वस्तुओं को मैंने 30 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंट बता ही नहीं पाओगे। आपको क्वांटिटी बराबर करनी पड़ती है। तो यहाँ देखो क्वांटिटी कितनी है? 100 संतरे। यहाँ कितनी क्वांटिटी है? 12 संतरे की। अगर आपको बराबर करना है ना, तो आप मुझे बताओ, ऊपर मैं 3 का गुणा कर दूंगा और नीचे मैं 25 का गुणा कर दूंगा। देखो क्वांटिटी सेम हो जाएगी। 3 गुणे 100 कितना हो जाता है? 300। 25 गुणे 12 कितना हुआ? 300। अब ये मैंने इतनी जल्दी कैसे सोचा? आप मुझे बताओ। कुछ नहीं, सोचना क्या है। 100 और 12 संतरे हैं, इनका रेशियो देखो 4 से कट जाएगा। 4 तिया 12 और यहाँ देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 हो गया। आप मुझे बताओ रेशियो कितना आया? 25 रेशियो 3 आया। जैसे 100 संतरों का रेशियो कितना? 25 और नीचे क्या है? 3। अब मैंने क्या किया, ऊपर जो है ना वो 3 का गुणा कर दिया और नीचे क्या कर दिया? 25 का गुणा कर दिया। जो रेशियो आया था ना उसका रिवर्स करके गुणा कर दिया। देखो 25 तिया कितना हुआ? 75। यहाँ भी हो गया 25 तिया क्या हुआ? 75। यहाँ भी हो गया। देखो दोनों सेम हो गए। अगर आप रेशियो को रिवर्स करके गुणा करते हो ना, इसका मतलब यहाँ 3 करते हो और यहाँ 25 का गुणा करते हो, तो रेशियो बराबर आ जाता है। यानी कि मतलब क्वांटिटी समान हो गई। वही मैंने किया। 100 और 12 का रेशियो मुझे पता था कि 25 को 100 होता है, 4 गुणे 25 करोगे ना और 4 तिया 12 करोगे तो 25 रेशियो 3 रेशियो आएगा। आपने रिवर्स करके गुणा कर दिया 3 रेशियो 25। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होगे। आप मुझे बताओ 3 का मैंने जब इधर गुणा किया तो मैं 3 का कॉस्ट प्राइस में भी तो गुणा करूंगा, तभी तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। अब मैंने 25 का इस वाले इक्वेशन में गुणा किया तो मैं 25 का इधर भी गुणा करूंगा, तभी तो बात बनेगी। भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड में जो काम कर रहे हो वो राइट हैंड साइड में करनी चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना कोई चीज़। आप मुझे बताओ 3 गुणे 100 कितना होता है? मान लो कि कितना हुआ? 300 संतरे हुए। 300 संतरे को आपने 400 गुणे 3 में खरीदा, मतलब 4 तिया कितना हुआ? 1200। 1200 रुपये में आपने खरीदा और 25 गुणे 12 कितना होता है? जाहिर सी बात, जब मैं बराबर कर रहा हूँ तो 300 ही संतरे होंगे। आपने इस 300 संतरे को कितने बेच दिया? 60 गुणे 25। 25 छक्का कितना होता है? 150, मतलब कि 1500 रुपये। आप मुझे बताओ 300 संतरे को आपने 1200 रुपये में खरीदा था और 300 संतरे को 1500 रुपये में बेच दिया, तो आपको बताना कि प्रॉफिट परसेंट 1200 में खरीदा, 1500 में बेच दिया, आपको कितना फायदा हुआ? 300 का फायदा हुआ। 300 का फायदा हुआ किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं 300/12। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। देखो 0 से 2 जीरो खत्म हो गए। अब 3 से काटो, 3 चौको 12, 100/4 कितना होता है? 4 से काट दो ना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब कि 25% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप लॉजिक समझ जाओगे ना कुछ ही सेकंड में आपका सवाल उड़ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर ये आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक किसान ने मिनी बैंक मतलब समझे छोटी बैंक, क्या कह रहे हैं कि 10 पैसे रुपए 1 पर छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए।
अभी ये लैंग्वेज में समझाऊंगा। क्या कह रहा है कि 1/1/2 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये मैंने इतना फास्ट कैसे कर लिया, आप मुझे बताओ। क्या कह रहा है, कोई मिनी बैंक है, क्या कह रहा है कि 10 पैसे देता है ब्याज में। अगर आपने, जैसे मैं कहूँ कि मिनी बैंक में आपने 1 रुपये जमा किया, 1 रुपये पर छमाही है ना, छमाही का मतलब समझे 6 मंथ। आपने कोई बैंक में 1 रुपये लगाया, 1 रुपये जमा किया, तो 6 महीने बाद वो क्या कहता है, ब्याज के रूप में कितना देता है, 10 पैसे। मतलब कि यहाँ 10 पैसे क्या देता है, हमारा ब्याज देता है। ब्याज कौन सा देता है, साधारण ब्याज देता है, मतलब कि हर साल बराबर रहता है साधारण ब्याज। अब ये क्या कह रहा है कि भाई साहब ने क्या किया कि 200 रुपये जमा किए। ये मिनी बैंक की कंडीशन हो गई कि एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे, मतलब कि 1 रुपये छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। मतलब कि 1 रुपये अगर जमा करेगा इंसान तो उसे 10 पैसे छमाही का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलेगा हमको, समझे। 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये अगर जमा करोगे तो ब्याज कितना मिलेगा, 10 पैसे। अब भाई साहब जो एक किसान भाई साहब है, उन्होंने क्या किया कि 200 रुपये लगा दिए, 200 रुपये उसने एक बैंक में जमा किए। आप मुझे बताओ, उसे 6 महीने का अगर मैं ब्याज कहूँगा ना, 200 रुपये अगर जमा करेगा, आप मुझे तो 1 रुपये में 10 पैसा, तो 200 रुपये में कितने पैसे मिलेंगे, तो 200 गुणे 10 पैसे मिलेंगे। 200 गुणे 10 मतलब समझे 2000 पैसे। अब 2000 पैसे कितने होते हैं, 20 रुपये के बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर किसान भाई साहब ने 200 रुपये जमा किए हैं ना, तो उसे 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा, 20 रुपये। आपसे पूछ के आ रहा कि 1/1/2 वर्ष मतलब समझे 1 साल और आधा साल। 1 साल और आधा साल मतलब कितने महीने हो गए, 18 महीने। आपको ये बताना है कि 18 महीने बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि कितनी है। किसान भाई साहब ने 200 रुपये लगाए, अब क्या कह रहा है कि 18 महीने बाद उसे धनराशि वापस करनी होगी बैंक को। आप मुझे बताओ, 6 महीने में जो ब्याज मिलता है वो 20 रुपये मिलता है, समझे। 6 महीने में 20 रुपये, तो 18 महीने में अगर मैं 18 महीने की बात करूं, देखो 6 18 होता है, गुणे 3, तो ब्याज भी तो 3 टाइम गुणा हो जाएगा ना, 20 दिया 60 रुपये, तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 60 रुपये। चूंकि साधारण ब्याज है ना, तो हर साल या हर महीने समान ही रहता है साधारण ब्याज। आप मुझे बताओ 18 महीने में ब्याज हमको कितना मिलेगा, 60 रुपये। अब किसान भाई साहब को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, कुल धनराशि हो गई। आप मुझे बताओ 200 रुपये तो उसने जमा किए थे और 60 रुपये ब्याज भी हो जाएगा, तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, 260 रुपये। 260 रुपये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही ओरली किया जा सकता था, आपको ऐसे ही करना था ओरली। पता 10 पैसे 1 रुपये की छमाही, मतलब 1 रुपये में 1 रुपये जमा करोगे तो 6 महीने में 10 पैसे ब्याज मिलेगा। तो 200 रुपये अगर जमा करोगे तो 2000 पैसे मिलेंगे 6 महीने में। 2000 पैसे मतलब समझे 20 रुपये 6 महीने का। यहाँ देखो 18 महीने पूछ रहा है ना, तो 6 18 मतलब 18 महीने में कितना ब्याज हो जाएगा, 60 रुपये। अब आप मुझे बताओ 200 रुपये उसने जमा किए, तो 60 रुपये ब्याज मिलाकर कितना हो जाएगा, 260। बहुत ही ओरली किया जा सकता था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि संख्या श्रृंखला 5 7 11 5 7 11 19 36 67 131 में गलत संख्या है। दोस्तों जब भी इस तरीके के नंबर दिया जाए ना और आपसे पूछा जाए गलत संख्या, तो आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है, आपको नंबरों का डिफरेंस ज्ञात करना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या गलत है। 11 के बाद 19, 19 के बाद 36, 36 के बाद 67, 67 के बाद 131। आपको कुछ नहीं, नंबर का डिफरेंस ज्ञात करो, आपको सीरीज मालूम हो जाएगी। कोई भी नंबर दिया गया, आप सिर्फ नंबर का डिफरेंस ज्ञात करो। 5 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 2। 7 और 11 मतलब 11 में से 7 गया 4। देखो 2 का डबल 4 आ रहा है, सीरीज मिल रही है हमको। अब देखो 11 और कितना हुआ, 19 में से 11 गया, कितना हुआ 8। देखो 4 का डबल कितना हुआ, 8 हुआ, ये सीरीज मिल रही। अब 19 में जब देखना क्या करेंगे, 8 का डबल करेंगे ना, 8 का डबल कितना होता है, 16। आप मुझे बताओ 2 का डबल, आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, 7 4 कितना हुआ, 11। 4 का डबल 8, 11 8 कितना हुआ, 19। अब 8 का डबल कितना हुआ, 16। 16 और 19 कितना होता है हमारा, 16 और 19 कितना होता है, 35। यहाँ कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। भाई साहब इस 36 की संख्या जगह पे ना हमको कितना चाहिए, 35 चाहिए। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखना 16 का डबल कितना होता है, 32। 32 होता है ना 16 का डबल। अब 32 और 35 कितना होता है, 67 होता है ना। देखो चीजें बन गई, श्रेणी हमारी बन गई। आपको फाइंड आउट करना था कौन सी संख्या गलत है। भाई साहब 36 संख्या गलत है, इस जगह पर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, तभी हमारी सीरीज एकदम परफेक्ट बनेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष दो भुजाएं होंगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पता कैसे? आप मुझे बताओ त्रिभुज का परिमाप कितना है? त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है तीनों त्रिभुज का परिमाप। आप मुझे बताओ त्रिभुज का परिमाप कितना है? 60। आपको आधार दे रखा है ना, और ये ध्यान रखना ये क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज अगर है ना, समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर इसको मैं कर्ण मानूं, इसको मैं लंब मानूं और इसको मैं आधार मानूं, तो समकोण त्रिभुज अगर होगा तो हमेशा ध्यान रखना कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस समकोण त्रिभुज का, मतलब यही है। आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज की शेष दो भुजाएं होंगी। आप मुझे बताओ, आधार दे रखा है, आधार कितना है? 24। आधार 24 है और तीनों भुजाओं का माप जो परिमाप है ना वो कितना दे रखा? 60। आप मुझे बताओ ये 24 हो गया, 24 और 16 कितना होता है? 40। 40 और 20 कितना हुआ? 60। इसमें भी 60 दे रखा। देखो अगर मैं ऑप्शन ए मान रहा हूँ तो एक आधार तो 24 हो गया, दूसरी भुजा कितनी होगी? 16 और तीसरी क्या होगी? 20। अगर मैं ऑप्शन बी पकड़ता हूँ तो 24, 12 और 24। अगर मैं ऑप्शन सी ऑप्शन बी नहीं है, ये ऑप्शन सी है, रुक जाओ। ये क्या है? 24, 16 और 20, ये ऑप्शन ए की भुजा हो गई। अगर ऑप्शन में बी पकड़ता हूँ तो कितना होगा? 24 आधार मान लो, दूसरी 14 है और तीसरी क्या है? 22 है। ऑप्शन सी की बात करूंगा तो क्या है? 24 आधार है तो 12 और 24 ये हो गया। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ तो आधार भुजा 24 हो गई, दूसरी क्या है? 10 है और तीसरी क्या है? 26 है। आप मुझे बताओ अगर मैं इनका रेशियो करता हूँ ना, देखो रेशियो कर दो, 4 से कट रहा सब, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर, मतलब समझे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 बराबर क्या होना चाहिए? शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 और 16 कितना होता है हमारा? 41 होता है। 36 बराबर 41 होता है? कभी नहीं होता है भाई साहब, 36 बराबर 41 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। इसी प्रकार से देखो रेशियो बना लो ना, देखो किससे कटेगा? 2 से कटेगा ना, 12, 2 सत्ते 14 और कितना हुआ? 11। देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 बराबर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 7 सत्ते 49 और 11 11 121। 121 और 49 कितना होता है हमारा? बताओ। 49 1 50 20 70, मतलब 170 करीबन आएगा। 144 बराबर 170 होता है? नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ये देख लो ना, 24 24 दोनों बराबर ही है यार। देखो 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा है क्या? नहीं है, इसको बड़ी भुजा ही नहीं है, तो ऑप्शन सी तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन गलत हो गए और चौथे ऑप्शन की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। और पता चौथा ऑप्शन मैंने क्यों इतनी जल्दी फाइंड किया? क्योंकि मुझे रेशियो दिख रहा था। पहला 24, 10, 26, इससे काटो ना, देखो किससे काटोगे? 12 से काटो, 2 से काटो, 2 12 24 होता है, 2 पंचे 10 हुआ, और ये किससे कटेगा? 2 एकम 2 दूती 6। देखो 5 12 13 आपने पढ़ा होगा, 5 12 13, 5 12 और 13 ये रेशियो हो ना किसी भी भुजाओं का, ये हमेशा क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाता है। अगर नहीं पता हो तो प्लीज इसको कॉपी में नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे समझ में आया। और भी तरीके हैं यार इस क्वेश्चन को लगाने में, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार है कि √x/y बराबर 10, तो x प्लस वाई का मान नहीं हो सकता। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पता कैसे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मुझे बताओ कि √xy लिखा है, अगर मैं xy लिखूंगा ना, अंडर रूट अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाता है? स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अगर स्क्वायर से इधर आता है तो अंडर रूट बन जाता है। अगर अंडर रूट से इधर भेजोगे ना तो वो चीज़ क्या हो जाती है? स्क्वायर हो जाती है। आप मुझे बताओ xy बराबर कितना हो गया? 100। आपसे क्या पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या नहीं हो सकता? x प्लस वाई का मान 52 अगर मैं ले रहा हूँ ना, बिल्कुल हो सकता है। x प्लस वाई का मान 52 ले लो ना, तो x इंटू वाई क्या हो सकता है? देखो x का मान अगर मैं 50 ले रहा हूँ और y का मान अगर मैं 2 ले रहा हूँ, तो 50 प्लस 2 कितना होता है? 52। साथ ही साथ x इंटू वाई क्या होता है? 50 इंटू 2 क्या होगा? 100। काम हो रहा है ना। देखो x इंटू वाई बराबर क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। देखो 50 इंटू 2 100 हो रहा है और 50 प्लस 2 52 हो रहा है, ये मान हो सकता है। इसी प्रकार 25, देखो 25 कितना आसान सवाल है। अगर x की वैल्यू 20 ले लूँ और y की वैल्यू 5 ले लूँ तो 20 प्लस 5 25 होता है, और 20 इंटू 5 कितना होता है? 100 होता है, जो कि हमारे कह रहा है x इंटू वाई बराबर 100 होना चाहिए। 29 भी देखो कितना आसान है, 25 प्लस 4 लोगे ना, 25
और एक्स की वाई की वैल्यू 4 ले लो ना, 25 + 4 29 होता है, 25 × 4 क्या होता है, 25 चौको 100। मतलब कि 3 मान तो हो सकते ना। ऑप्शन डी का मान 100% नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ 50 को कैसे तोड़ोगे, कोई तरीका ही नहीं है जो एक्स वाई का मान हमारा 100 बना दे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। 3:21 मतलब साया, साया का मतलब समझे 3 PM बज रहा, मतलब 3 बज रहा है हमारा। आपसे बताना क्या से 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय होगा। आप मुझे बताओ दोपहर के 3 बज रहे हैं, उससे पहले अगर मैं 5 घंटे पहले ले जाऊंगा ना तो 12 बजे से पहले समय आएगा। 12 बजे हमारा PM स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे से पहले हमारा क्या हो जाता है AM। AM मतलब समझे प्रातः। आप मुझे बताओ 3 बजे से 5 घंटे अगर पहले घटाओगे ना, अगर ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि 5 घंटे हैं, मिनट मिनट को भूल जाओ, 3 बज रहा है हमारा दोपहर का, अगर मैं उससे 5 बजे पहले की बात करता हूँ ना तो वो 12 बजे से पहले की बात होगी, क्योंकि 12 बजे तक तो 3 ही घंटा होगा। उससे पहले की बात हो रही है ना, क्योंकि हम 5 घंटे घटा रहे हैं, 5 घंटे घटा रहे हैं ना, तो हमको AM मिलेगा। AM मतलब समझे प्रातः। देखो प्रातः कहीं नहीं दे रखा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में भी साया दे रखा, इसमें भी साया दे रखा, ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको कुछ सब्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे बताओ 1/4 है क्या, भिन्न है ना, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप चीज़ों को तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब सभी का मान इक्वल हो। आप मुझे बताओ ये जो ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक है, ये देखो ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, सभी बॉक्स इक्वल है। देखो ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स सभी इक्वल है। आप फ्रैक्शन में आप तभी किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो जब सभी के मान इक्वल हों। देखो ये भी मान इक्वल है, ये भी सब बराबर है। देखो यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ देखो वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम है, यहाँ देखो कितना वॉल्यूम हो गया भाई साहब, ये वॉल्यूम हो गया इतना, क्या बराबर है इसके, क्या ये बराबर है, नहीं है। इसका वॉल्यूम ही बराबर नहीं है यार, इसका मान ही बराबर नहीं है, तो ये तरीका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसके गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, यह धनराशि है। भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप किसी से पूछना कि भाई साहब 11,1111 रुपये लिख के दिखाओ, नहीं लिख पाओगे यार, 11,1111। आप मुझे बताओ आपसे क्या कह रहा है, मोहन अपनी मासा से क्या कह रहा है कि 11,1111 रुपये जमा हो रहे हैं। आप मुझे बताओ ऑप्शन में देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये क्या लिखा, 11,111 लिखा है ना। आपको जमा कितना हो रहा है, 11,1111 रुपये। ये लिखा गया 11,111। आपसे पूछ क्या रहा, 11,1111। ऑप्शन ए गलत। यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,121। ऑप्शन सी गलत। यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख की बात हो रही है। आप कह रहे हो भाई साहब मेरी गुल्लक में 11,000 रुपये जमा है, आप लाख में कहाँ ले जा रहे हो। ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। एक्चुअली क्या है ना, मोहन थोड़ा कमजोर है पढ़ाई में। क्या कह रहा है वो, उसके कहने का मतलब क्या है, 11,000 रुपये जमा हो गए और 1,100 रुपये जमा हो गए और 11 रुपये जमा हो गए। उसका कहने का मतलब ये है मेरी गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हैं। आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज में। आप मुझे तो 11,000 + 1,100 करोगे, + 11 करोगे, कितना आएगा, 12,111 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो ऑप्शन में देखो ना, कहाँ 11,1111 लिखा है, कहीं नहीं मिल रहा ना। ऑप्शन बी थोड़ा डाउटफुल है यार, ये हो सकता है नहीं हो सकता, और 3 ऑप्शन गलत हो गए ना तो डाउटफुल हमारा कंफर्म हो गया यार। ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे छोटी आवाज संख्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे छोटी आवाज संख्या की बात करें तो आवाज संख्या क्या है, 2 है। आवाज संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे व 1 से कटे। या मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि आवाज संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। मतलब कि ओनली 2 फैक्टर, कम से कम नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब कि खाली फैक्टर जो होंगे ना, खाली 2 होने चाहिए बस, ना तो कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर कैसे, या तो वो स्वयं से कटेगी, देखो इस 2 क्या है, इसका फैक्टर 1 है और 2 है, या तो वो स्वयं से कटनी चाहिए या वो 1 से कटनी चाहिए। या मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो ये सबसे छोटी आवाज संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है सबसे छोटी आवाज संख्या,
ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 2 सबसे छोटी आवाज संख्या है हमारी। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा होगा। आप मुझे बताओ पहली सम संख्या क्या है? 2। 2 के बाद क्या होगी सम संख्या? 4। चूंकि क्रमागत बोल रहा ना, 2 के बाद 3 तो हम लेंगे नहीं। 3 क्या सम संख्या है? हमारी विषम संख्या है। क्या होगी? 4। 4 के बाद अगर सम संख्या की बात करें तो कौन सी आती है? 6। आपसे ये पूछ रहा है कि 2, 4 और 6 का मासा तथा लासा होगा। आप मुझे बताओ इसका मासा क्या होगा? 2 कॉमन है सब में, इसका मासा तो 2 होगा। देखो 2 यहाँ नहीं आ रहा ना यहाँ आ रहा। अब बात करते हैं कि लासा क्या होगा। लासा निकालने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताओ क्या लासा इसका 6 होगा? लासा क्या होता है? वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 6 जो है ना वो 2 से भी करना चाहिए, 4 से भी करना चाहिए और 6 से भी करना चाहिए। क्या देखो 6 क्या हमारा 4 से करता है? नहीं करता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। बेसिकली बहुत ही छोटा लासा है। 2, 4, 6 का लासा कितना होता है? 12 होता है ना। ओरली आप कर सकते हो यार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे तो लीप वर्ष का पहला दिन, लीप वर्ष समझे? लीप वर्ष की बात करें ना, लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, समझे? लीप वर्ष में कितना होता है? और नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। क्या कह रहा है कि अगर पहला दिन हमारा अगर मंगलवार है ना, आप मुझे बताओ पहला दिन मंगलवार है, अब नेक्स्ट मंगलवार कब आएगा? एक हफ्ते बाद आएगा ना। 1 में 7 जोड़ो कितना होगा? 8। अब मैं कहूँ इससे बाद में मंगलवार कब आएगा? फिर इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। 8, 7, 15। अब 15 को ध्यान से देखना, 15 क्या है? 7 से अगर भाग करोगे ना, 7 दूनी 14 और रिमाइंडर कितना दे रखा है? 1। मतलब कि एक बड़ी संख्या मिल रही है। 15 देखो 8 भी देख लो ना। 8 अगर मैं 8 की बात करूंगा ना, देखो 8 क्या है? 7 से भाग करो ना, 7 एकम 7, एक रिमाइंडर मिल रहा है। मतलब कि ऐसी संख्या होगी जिसका रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो वो उस दिन क्या होगा? हमारा मंगलवार होगा। आप मुझे बताओ 365 को अगर ध्यान से देखो ना, अगर मैं लास्ट संख्या जो है ना 366 दिन होते हैं, 366वें दिन ना लेकर मैं 365 दिन ले रहा हूँ। आप मुझे बताओ 7 से भाग करो, 7 पन्ना 35, 1 36 हुआ, 15 हुआ, 7 दूनी 14। मतलब कि एक रिमाइंडर मिल रहा है, एक रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब कि ये 365वां दिन जो होगा ना, देखो जहाँ एक रिमाइंडर मिल रहा है ना, वो दिन कौन सा होगा? हमारा मंगलवार होगा। यहाँ देखो एक रिमाइंडर मिल रहा है, इसका मतलब 365वां दिन हमारा क्या होगा? मंगलवार होगा, ट्यूसडे होगा। आपसे पूछ के आ रहा है कि 366वां दिन कौन सा दिन होगा, क्योंकि लीप वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? 366वां दिन होगा। आप मुझे बताओ 365वां दिन जो है मंगलवार है, उसके आगे वाला दिन क्या होगा? जाहिर सी बात है वेडनेसडे होगा। एक दिन जोड़ोगे ना। वेडनेसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुधवार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 12 घंटे में जो घड़ी की घंटे की सुई है, 12 घंटे में पूरा जो सर्कल टाइप नुमा घड़ी होती है ना, पूरा कितना घूमता है? 12 घंटे में कितने डिग्री घूमता है? 360 डिग्री। क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है हमारा? 360 डिग्री होता है। पूरा एंगल 360 डिग्री। मान लो 12 से स्टार्ट हुई, यहाँ से घूमना स्टार्ट हुई और यहीं तक पहुँच गई। यहाँ तक पहुँचने में 12 घंटे लगते हैं। पूरा एंगल कितना घूम जाएगा हमारा? 360 डिग्री। समझे? आप मुझे बताओ यहाँ से मैं एक सीन नहीं निकाल सकता हूँ। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 12 से काट दो, 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रहा। आपसे पूछ के आ रहा 30 मिनट। 30 मिनट समझे? आधे घंटा। आधा घंटे के लिए मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ 1/2 हावर को क्या कह सकते हैं? आधा घंटा। आधा घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 2 से काट दो ना, 15 डिग्री घूमेगी। मतलब कि आधे घंटे में और कितने डिग्री घूमेगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत कठिन सवाल नहीं है, ओरली सवाल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल। रेस्ट सवाल जो है ना वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।